नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व भूगोल की सीरीज में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने एक चैप्टर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो विश्व भूगोल की सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं। तो ब्रह्मांड की परिभाषा की बात करें तो ब्रह्मांड किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं, जिसमें असंख्य तारों का समूह होता है, का जो सम्मिलित रूप है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें सब कुछ आता है, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, ऊर्जा, समय और हम खुद, यानी हम भी किस में आते हैं? ब्रह्मांड में आते हैं। तो आपको सीधा सा समझना है कि सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित स्वरूप है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड के जन्म, विकास, संरचना और उसके भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी या फिर ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड के व्यास की बात करें तो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष इसका व्यास है, यानी 9.3 इंटू 10 प्रकाश वर्ष जो है इसका व्यास है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है। तो खगोल विज्ञान में जो दूरियां होती हैं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें किलोमीटर में नहीं मापा जा सकता, इसलिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी जो प्रकाश होती है वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और जो ब्रह्मांड है उसको नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्रह्मांड के व्यास को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। और प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। और जो ब्रह्मांड है उसको मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड के उत्पत्ति की बात करें तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वह आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला एक सबसे अधिक यानी सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था, और अचानक इसमें एक बहुत बड़ा धमाका यानी महाविस्फोट हुआ, जिससे समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ और ब्रह्मांड जो है फैलना शुरू हो गया। तो सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अनुसार क्या था कि ब्रह्मांड जो था वो एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था, और अचानक इसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। मतलब इससे पहले समय भी नहीं था। जब विस्फोट हुआ उसके बाद समय आया और स्थान भी आया और ब्रह्मांड फैलना शुरू किया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? वह है बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। इसी से संबंधित जो भूगोलवेत्ता हैं, यानी महाविस्फोट संबंध से जुड़े हुए विद्वान हैं कुछ, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। पहले हैं जॉर्ज लेमेत्रे, जिन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इनको प्रतिपादक बोला जाता है, जॉर्ज लेमेत्रे को, जो कि एक पादरी थे। फिर दूसरा नाम है रॉबर्ट वैगनर, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी यानी जो ये सिद्धांत है इसकी व्याख्या की थी। और इसके अलावा जो फ्रेड हायल हैं, इन्होंने स्थिर अवस्था की संकल्पना दी थी। तो इसके बाद जब बिग बैंग थ्योरी आई तो इनकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जॉर्ज लेमेत्रे और रॉबर्ट वैगनर जो हैं ये दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? महाविस्फोट सिद्धांत से संबंधित हैं, जिसमें जॉर्ज लेमेत्रे जो हैं वो प्रतिपादक हैं और रॉबर्ट वैगनर जो हैं इन्होंने सिद्धांत की व्याख्या की थी। अब ब्रह्मांड से संबंधित एक शब्द है
रेड शिफ्ट। अंतरिक्ष में जो रेड शिफ्ट की परिघटना होती है उससे संबंधित बात हो रही है। तो रेड शिफ्ट क्या होता है आपको वो समझना है। तो जब कोई आकाशगंगा या तारा हमसे दूर जाता है तो उससे निकलने वाले प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है स्पेक्ट्रम के लाल रंग की तरफ झुक जाता है। तो जो लाल रंग वाला दिखता है उसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो अंतरिक्ष में दिखने वाला ये रेड शिफ्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत होता है कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैल रहा है, मतलब विस्तारित हो रहा है। इसी के अपोजिट जब कोई भी आकाशगंगा या तारा हमारी तरफ आता है, मतलब हमारे पास आता है, तब उससे जो है पीछे की तरफ लाइट निकलती है ब्लू। ठीक है, जैसे इसमें रेड दिखती है दूर जाने पर तो उसमें ब्लू दिखती है, तो उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट कब है? जब कोई आकाशगंगा या तारा दूर जाता है तो रेड शिफ्ट की घटना बोलते हैं उसको, लेकिन जब पास आता है तब बोलते हैं उसको ब्लू शिफ्ट। अब इसके बाद अगला पॉइंट है सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट। तो सुपरनोवा जिसको बोलते हैं अभिनव तारा, जब किसी बहुत बड़े तारे का जीवन काल समाप्त होता है तो वह एक भयंकर विस्फोट के साथ खत्म होता है। तो अंतरिक्ष में होने वाली इस विशालकाय तारे के विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा या फिर अभिनव तारा। ठीक है, सीधा सा आपको समझना है कि जब कोई भी बहुत बड़ा तारा क्या होता है उसका जीवन काल खत्म होता है, समाप्त होता है, तब एक भयंकर विस्फोट होता है। तो भयंकर विस्फोट के साथ जब वो खत्म होता है तो उसी को बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है, अगला पॉइंट है एडविन हम्बल का योगदान। तो इन्होंने विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना में योगदान दिया था। अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं एडविन हम्बल। तो इन्होंने पहली बार प्रमाणों के साथ दुनिया को बताया कि हमारी आकाशगंगा के बाहर भी कई आकाशगंगाएं हैं, और वे साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि वे सब एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो इन्होंने विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना दी थी, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, मतलब फैल रही हैं। तो इन्होंने योगदान दिया था विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना में। और याद रखिएगा कि खगोलीय पिंडों की जो दूरी है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं है बल्कि वो लगातार वो फैल रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने रेड शिफ्ट वाली घटना से भी आपको बता दिया कि वहाँ से भी पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी भी हो रहा है। और एडविन हम्बल के योगदान से भी पता चला था कि ब्रह्मांड जो है अभी भी विस्तार कर रहा है। अब हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं, जिससे आपको कहीं भी अलग से पढ़ने या कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, इसके प्रतिपादन की बात करें तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सबसे पहले बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 ईस्वी में किया था। आगे चलकर रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की, और बाद में 1965 में अंतरिक्ष में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB की खोज होने के बाद इस थ्योरी को अकाट्य प्रमाण मिला, यानी यह सर्वमान्य हो गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की संक्षिप्त सारांश की बात करें तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म, घना और सूक्ष्म बिंदु में सिमटा हुआ था। इसमें अचानक महाविस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा की शुरुआत हुई। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और ठंडा होने लगा। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मूलभूत कण बने, जो आगे चल के हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में परिवर्तित हुए। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों के विकास बादल यानी निहारिकाएं एक दूसरे की ओर खींचकर घने हुए, और इसमें तारों का जन्म हुआ। अरबों तारों के समूहों ने मिलकर आकाशगंगाओं का निर्माण किया, जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है, मतलब दुग्ध मेखला भी शामिल है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी आकाशगंगा के एक भाग में गैस और धूल के घूमते बादलों से सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों सहित सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो महाविस्फोट की यह प्रक्रिया आज भी जारी है और ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैल रहा है। तो आपको सारांश में महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं स्फीति सिद्धांत की। यह सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था। इसके अनुसार महाविस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड का विस्तार बहुत ही कम समय
यानी 1 सेकेंड के एक बहुत ही छोटे हिस्से में बहुत तेजी से यानी प्रकाश की गति से भी तेज हुआ था। तो स्फीति सिद्धांत में एलन गुथ ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा तेजी से हुआ था। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। तो इसकी बात करें तो इसे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने दिया था। पिछले पेज में एक नाम आया था फ्रेड हॉयल, तो उन्होंने भी इस सिद्धांत में अपना योगदान दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसका ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। तो ये कही गई साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत में। इसके बाद अगला है दोलन सिद्धांत। तो यह सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडरेज ने दिया था। इनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक चक्र में काम करता है। सबसे पहले यह फैलता है और एक सीमा के बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वापस एक बिंदु में समिट जाता है, जिसे बोला गया है बिग क्रंच। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, ऐसा बोला गया दोलन सिद्धांत में। अब हम लोग कुछ विशेष नोट की बात कर लेते हैं। जैसे क्लाउडियस टॉल्मी द्वारा ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन प्रारंभ किया गया था। मतलब ब्रह्मांड का सबसे पहले नियमित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? तो वह किया था क्लाउडियस टॉल्मी ने। महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई? तो महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल की जो उत्पत्ति है आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व यानी 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN द्वारा लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC महाप्रयोग संपन्न किया गया था 2010 में। तो यह क्या है और कहाँ पर किया गया था? तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग में लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर नाम का महाप्रयोग किया था 2010 में संपन्न। और इसमें क्या हुआ था कि उप परमाणु कणों को आपस में टकराकर बिग बैंग जैसी स्थिति पैदा की गई थी। यानी जैसे बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ऐसा हुआ था, उस प्रकार की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में। ठीक है, और यह कब संपन्न हुआ था? यह हुआ था 2010 में। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस की बोसोन थ्योरी पर गॉड पार्टिकल की जो अवधारणा है वो पीटर हिग्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1964 में। इसी कारण से गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कुछ विशेष नोट के तौर पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आकाश गंगा की यानी गैलेक्सी की। तो इसकी विशेषता क्या है? तारों का समूह। तारों का समूह होता है आकाशगंगा में। संख्या की बात करें तो प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। फिक्स नहीं है लेकिन लगभग की बात हो रही है। तो लगभग 100 अरब तारे होते हैं एक आकाशगंगा में। इसके निर्माण की बात करें तो हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों के संचयन, जिसको बोलते हैं निहारिका या फिर नेबुला, तो इन्हीं से आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो आकाशगंगा के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है सर्पिलाकार आकाशगंगा। इसका आकार एक चक्रव्यूह या जलेबी की तरह घुमावदार होता है। हमारी अपनी जो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल है उसका नाम क्या है? मिल्की वे यानी मंदाकिनी। वो भी इसी प्रकार की आकाशगंगा है। और इसके अलावा NGC 6822 भी इसका उदाहरण है, वह भी सर्पिलाकार आकाशगंगा है। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा। इसका आकार ना पूरी तरह से गोल होता है और ना ही अंडे की तरह दीर्घवृत्त जैसा होता है। इसमें नए तारे कम बनते हैं और पुराने तारों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है मफेई 1। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा का। तीसरा जो प्रकार है आकाशगंगा का वो है अनियमित आकाशगंगा। तो अनियमित आकाशगंगा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसकी कोई निश्चित आकार या बनावट नहीं होती है, ये बिखरी हुई नजर आती है। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है मैगेलेनिक क्लाउडस। ठीक है, तो जो मैगेलेनिक क्लाउडस है यह अनियमित आकाशगंगा है। इसका कोई भी नियमित आकार यानी निश्चित आकार नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि आकाशगंगाएं 3 प्रकार की होती हैं।
सर्पिलाकार आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा और अनियमित आकाशगंगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला की। हमारा सौरमंडल यानी सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि मंदाकिनी का ही भाग है। आकृति की बात करें तो सर्पिलाकार 80% भाग और तस्तरी नुमा। विस्तार कितना है तो 80,000 प्रकाश वर्ष में हमारी जो आकाशगंगा है वो फैली हुई है। सर्वाधिक निकट स्थित आकाशगंगा कौन सी है तो सर्वाधिक निकट स्थित आकाशगंगा जो है वो है एंड्रोमेडा यानी देवयानी। नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा कौन सी है तो वह है ड्वार्फ मंदाकिनी आकाशगंगा। और याद रखिएगा कि सूर्य द्वारा मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष, जिसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं तारामंडल की। तो कुल तारामंडल की संख्या कितनी है 88 है। परिभाषा की बात करें तो तारों का सुंदर व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है तारामंडल कहलाता है। सबसे बड़ा जो तारामंडल है वह है हाइड्रा। हाइड्रा जो है 88 में से सबसे बड़ा तारामंडल है। अब कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें पहला है कैसियोपिया तारामंडल। इसके आकृति की बात करें तो यह यम या डब्लू के आकार का तारामंडल है। विवरण की बात करें तो यह उत्तरी आकाश में ध्रुव तारे के पास दिखाई देता है और इसका जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है सेडार। यानी कैसियोपिया तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो सेडार है। फिर अगला जो तारामंडल है वो है सिग्नस तारामंडल। इसके उपनाम या आकृति की बात करें तो इसको नॉर्दर्न क्रॉस या फिर हंस तारामंडल कहते हैं, क्योंकि ये हंस के आकार का दिखाई देता है। विवरण की बात करें तो आकाश में इसकी जो बनावट है एक बड़े क्रॉस या उड़ते हुए हंस जैसा दिखता है। ठीक है, तो सिग्नस तारामंडल के बारे में आपको याद रखना है कि इसको नॉर्दर्न क्रॉस या फिर हंस तारामंडल कहते हैं। अगला तारामंडल है ओरियन तारामंडल। इसको हंटर तारामंडल या मृग शीर्ष तारामंडल, छंद तारामंडल या काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसको डमरू के आकार में भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसके अन्य कई सारे नाम हैं, हंटर तारामंडल, मृग शीर्ष तारामंडल, छंद, काल पुरुष या फिर डमरू। विवरण की बात करें तो यह रात में आकाश में सबसे आकर्षित तारामंडलों में से एक है और इसका सबसे चमकीला तारा है राइजेल। तो राइजेल जो है वो किस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है तो सही जवाब होगा ओरियन तारामंडल का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सप्तऋषि तारामंडल की, जिसको उर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 चमकीले तारों का जो समूह होता है उसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। भारत में ये मान्यता है कि ये 7 ऋषि हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल में रात के प्रथम पहर में दिखाई देता है और आकाश में ये तीसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। ध्रुव तारा जो है ये लिटिल बियर यानी उर्सा मेजर तारा समूह का ही सदस्य है, जिसकी स्थिति का पता सप्तऋषि के संकेतक तारों से चलता है। पुराने समय में जो ध्रुव तारा था उसी को देखकर दिशा का निर्धारण किया जाता है। उत्तर दिशा में स्थित व रात्रि की दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन ध्रुव तारा। और याद रखिएगा कि बिग डिपर जो है वो भी उर्सा मेजर द्वारा ही निर्मित आकृति है। ठीक है, तो सप्तऋषि तारामंडल के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तारे की। तो तारे का जो रंग है वो तापमान का सूचक होता है। तारे का रंग उसके पृष्ठ तापमान को दर्शाता है। जैसे उच्च तापमान वाला जो तारा होगा वो नीला होगा और कम तापमान वाला जो तारा होगा वो लाल होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ उच्च तापमान और कम तापमान। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी के निकट का जो तारा है वो सूर्य है। आपको पता ही है सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के पश्चात निकटतम तारा कौन सा है तो ये भी आपको पता है कि सौरमंडल के पश्चात निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सुपरनोवा क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया। तारों का महाविस्फोट क्या कहलाता है सुपरनोवा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा की बात करें 1.44 सौर द्रव्यमान, तो यह श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं तारों के जीवन चक्र की, यानी तारा कैसे जन्म लेता है और उसका अंत कैसे होता है। तो अपने द्रव्यमान यानी मास के आधार पर
उसके अंत के दो अलग अलग रास्ते होते हैं। प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो जन्म लेना। तो जन्म कैसे होता है, निहारिका या फिर नेबुला से, यानी धूल और गैसों का बादल जो है उसी से तारा बनता है। तो मुख्य क्रम तारा की बात करें तो निहारिका से बनने के बाद तारा अपने आकार के हिसाब से दो रास्तों में जाता है। रास्ता नंबर 1 की बात करें तो विशाल द्रव्यमान वाले तारों के लिए ऊपरी चक्र है, मतलब पहला वाला जो है ये विशाल द्रव्यमान तारों के लिए है। तो सबसे पहले क्या होता है, लाल महादानव बनता है। तारा आकार में बहुत बड़ा हो जाता है और गैस की बाहरी परतें बाहर फेंक दी जाती हैं। इस अवस्था के बाद सुपरनोवा होता है। तारे में एक भयानक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। और इसके बाद यानी विस्फोट के बाद भी दो स्थितियां बनती हैं। पहला, न्यूट्रॉन तारा। तो यदि केंद्रक सिकुड़कर अत्यंत घना हो जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा। इसके अलावा कृष्ण विवर होता है, यानी ब्लैक होल। यदि केंद्रक पूर्ण रूप से सिकुड़कर लुप्त हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, कृष्ण विवर। इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, ये प्रकाश को भी निगल जाता है, प्रकाश भी इसके पार नहीं जा पाता। तो विस्फोट के बाद दो स्थितियां बनती हैं, एक न्यूट्रॉन तारा और दूसरा कृष्ण विवर। तो पहला रास्ता तो ये है कि तारा जन्म लेता है, उसके बाद अपनी जिंदगी जीता है और ढलती उम्र के साथ लाल महादानव बना। उसके बाद सुपरनोवा की स्थिति हुई, मतलब उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद भी दो स्थिति बनी, या तो न्यूट्रॉन तारा बना या कृष्ण विवर बना। न्यूट्रॉन तारा कब बनता है, यदि केंद्रक सिकुड़कर अत्यंत घना हो जाए। और कृष्ण विवर कब बनता है, यदि केंद्रक पूर्ण रूप से सिकुड़कर लुप्त हो जाए। तो कृष्ण विवर में क्या होता है, इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी ब्लैक होल हो जाते हैं, प्रकाश भी इसको पार नहीं कर पाता। अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। तो दूसरा रास्ता किस कंडीशन में होता है, जब कम या औसत द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, जैसे हमारा सूर्य। यानी अगर किसी तारे का जो द्रव्यमान है कम है या फिर औसत है तो वो दूसरे रास्ते में जाता है। सबसे पहले क्या होता है, तो तारा अपनी ढलती उम्र में फैलकर लाल रंग का हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाल दानव। ठीक है, मतलब तारे की ढलती उम्र होती गई, मतलब उम्र उसका बीतता गया तो ढलती उम्र में वो लाल हो जाता है। उसके बाद होता है ग्रह की निहारिका की स्थिति, मतलब बाहरी गैस का जो आवरण है अलग हो जाता है। फिर श्वेत वामन बन जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यह तारा ठंडा होने की प्रक्रिया में धीमा पड़ता जाता है, मतलब इसकी जो चमक है धीरे धीरे कम होती जाती है और तारा ठंडा होने लगता है, इसको बोलते हैं श्वेत वामन। और फिर स्थिति आती है काला वामन की। काला वामन मतलब अंत में जब तारे की दीप्ति यानी चमक पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो यह एक मृत पिंड यानी काला वामन बन जाता है। तो दो रास्ते आपको पता चल गए। पहले रास्ते में कौन आता है, विशाल द्रव्यमान वाले तारे आते हैं, तो उसमें ढलती उम्र के साथ तारा जो है लाल दानव बनता है। फिर सुपरनोवा की स्थिति होती है, विस्फोट होता है और उसमें फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है या फिर कृष्ण विवर बनता है। दूसरा रास्ता जो है कम द्रव्यमान या फिर औसत द्रव्यमान वाले तारों के लिए, जैसे हमारा सूर्य। तो इसमें क्या होता है, तारा जो है अपनी ढलती उम्र के साथ लाल हो जाता है, लाल दानव तारा बना। उसके बाद ग्रह की निहारिका की स्थिति हुई, मतलब बाहरी गैस का आवरण अलग हो जाता है। फिर श्वेत वामन की स्थिति बनी, धीरे धीरे प्रकाश कम हुआ और ठंडा होने लगा और लास्ट में काला हो जाता है, एक मृत पिंड की तरह, तो उसको बोलते हैं काला वामन। तो ये होती है तारे की स्थितियां, कैसे जन्म लेता है और कैसे खत्म होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें दो रास्ते होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड की। तो पहला है खगोलीय पिंड। रात में आकाश में चमकने वाले सभी आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। फिर नेबुला की बात करते हैं, यानी निहारिका की। मैंने आपको पहले ही समझाया, धूल और गैसों के विशाल बादल, यानी जो हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित हो गए, तो जो विशाल बादल होते हैं इनको बोला जाता है ब्रह्मांडीय नर्सरी। ठीक है, क्योंकि यहीं से तारों का जन्म होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांडीय नर्सरी किसे कहते हैं, तो नेबुला या फिर निहारिका को, क्योंकि यहीं से तारों का जन्म होता है। अगला है ओरियन नेबुला। तो मंदाकिनी का सबसे शीतल व चमकीले तारे का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ओरियन नेबुला। अगला पॉइंट है क्वासर, चमकीला आकाशीय पिंड जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित होता है उसको बोलते हैं क्वासर। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि चमकीला आकाशीय पिंड
जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है उसको क्या कहा जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? क्वासर होगा। अगला पॉइंट है सुपर क्लस्टर। छोटी आकाश गंगाओं के समूहों का बड़ा समूह बोला जाता है सुपर क्लस्टर। नक्षत्र की बात करें तो यह निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह होता है जिसको नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्रों के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अगली वीडियो में जब मैं आपको तारे बताऊंगा या फिर सौरमंडल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिर अगला है सुपरनोवा या अभिनव तारा। तो तारों के महाविस्फोट से निर्मित एक न्यूट्रॉन तारा जिसे पल्सर का निर्माण होता है तो सुपरनोवा। सुपरनोवा के बारे में मैंने आपको समझाया ही है कि महाविस्फोट जब तारों में होता है तो उसको सुपरनोवा की स्थिति कहते हैं। फिर अगला है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। प्रबल गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहां से प्रकाश का गुजरना भी संभव नहीं है वो ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र कहलाता है। मतलब आपको कृष्ण विवर के बारे में समझाया था वही चीज है। फिर हिग्स बोसोन की बात करें तो गॉड पार्टिकल जो भौतिक मानक का प्राथमिक कण है उसको बोलते हैं हिग्स बोसोन। नेक्स्ट है रक्त दानव। तो तारे के कोर यानी केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होने पर निर्मित तारे को क्या बोलते हैं? रक्त दानव तारा। अगला श्वेत वामन तारा। तो जीवाश्म तारा के बारे में मैंने आपको बताई है कि तारे की ढलती उम्र की हुई अंतिम अवस्थाओं में से एक है श्वेत वामन। जब तारा ठंडा होने लगता है तो श्वेत वामन बोलते हैं और जब मृत तारा हो जाता है तो उसको बोलते हैं काला वामन तारा। फिर अगला ध्रुव तारा। तो आकाश गंगाओं में स्थित एक उत्तरी तारामंडल जो कि दिशा निर्धारण में सहायक है उसको बोलते हैं ध्रुव तारा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपने पूरी वीडियो देखी और आपको वीडियो समझ में आई है। तो सभी उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।